जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशीष यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दो चररैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 1 देखा था, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में और नए क्वेश्चनों को करेंगे जो आपके सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग। पहला क्वेश्चन है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक ऋतु है, ये धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर जो चल रही है, ये धारा के अनुकूल चल रही है। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर और कहा है 2 घंटे में 4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है। धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल चल रही है 2 घंटे में 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ये तैर रही है। हमको निकालना है स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल और धारा की चाल निकालना है। धारा की चाल निकालना है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा सीधा आया गया था। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो देखिए, नाव धारा वाले होते हैं, मोटर बोट वाले सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। कुछ सवाल जो होते हैं वो दो चर रैखिक समीकरण से बनते हैं और कुछ सवाल जो होते हैं वो द्विघात समीकरण से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो द्विचर से तो ज्यादा नहीं बनते हैं, यही एक दो क्वेश्चन है जो बनते हैं, आपको डायरेक्ट करवा दिए जा रहे हैं। इसी पर बेस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर द्विघात समीकरण से भी जो बनने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस सवाल को। पहले इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों देखिए, दो चाल हमको मानना पड़ेगा। जैसे एक इसमें स्थिर जल में तैरने की चाल कहा है, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल और धारा की चाल निकालनी, धारा की चाल। तो देखिए, एक चाल को x से माना जाएगा, दूसरी वाली को y को। एक चाल को x से मानेंगे, दूसरी चाल को y से मानेंगे। द्विघात में जब यही सवाल बनता है तो इस तरह नहीं बनेगा, दूसरी तरह सवाल बनेगा। वहां पर केवल धारा की चाल निकालनी होगी, स्थिर जल में तैरने की चाल ये नहीं पूछेगा, ये नहीं निकालना होता है। तो यहां से देखिए, स्थिर जल में तैरने की चाल हम x मान लेंगे और धारा की चाल मान लेंगे y को। जब कहेगा धारा के अनुकूल चाल, तब दोनों चालों को जोड़ दिया जाएगा। जब धारा के प्रतिकूल चाल कहेगा तो तैरने की चाल जो होगी स्थिर जल में और धारा वाली को माइनस किया जाएगा, धारा की चाल से माइनस कर दिया जाएगा। अनुकूल चाल की कंडीशन पर क्या किया जाएगा, स्थिर जल में तैरने की चाल को धारा की चाल के साथ जोड़ दिया जाएगा और प्रतिकूल चाल की जब बात की जाएगी तब स्थिर जल में जो तैरने वाली चाल होगी उसको धारा की चाल के साथ माइनस कर दिया जाएगा। अब देखिए, मान लेंगे, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर, x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और धारा की चाल को हम y किलोमीटर प्रति घंटा से मान लेते हैं। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की जो चाल है उसको x से मान लिए और धारा की चाल को y से मान लिए, दोनों चालों को मान लिए।
अब देखिए दो कंडीशन दे रही है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर चलती है कितने टाइम में? 2 घंटे में। 2 घंटे में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर। तो पहले हम धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे और धारा के प्रतिकूल, दोनों चालों को निकाल लेते हैं। धारा के अनुकूल चाल फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं यहां। फर्स्ट कंडीशन, धारा के अनुकूल चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे में समय। दूरी बटे में समय। चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र होता है। तो धारा के अनुकूल चाल की बात की है तो धारा के अनुकूल चाल में क्या बताया आपको? क्या करना है? दोनों चालों को ऐड करना है। तैरने की जो चाल है और धारा की चाल है, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहां देखिए x प्लस वाई और बराबर देखिए दूरी कितना जा रही है? धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो दूरी कितना हो गई? 20 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का समय लग रहा है, तो 2 से भाग दे दिया गया। दूरी 20 किलोमीटर है और टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटे का। यहां से इसको कैंसिल करेंगे अगर हम, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लिए। फिर अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन कह रहा है सवाल में, सेकंड कंडीशन पर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर वह 4 किलोमीटर वह तैरती है। तो जब धारा के प्रतिकूल की बात करेंगे तब स्थिर जल में तैरने की जो चाल है और धारा की चाल को उसके साथ माइनस किया जाएगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे? धारा के प्रतिकूल चाल। धारा के प्रतिकूल चाल। चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो गया। तो चाल x है, ये तैरने की चाल x और धारा की चाल कितनी है? y है। इसके साथ माइनस किया गया बराबर। अब दूरी कितना जा रही है? धारा के प्रतिकूल देखिए 4 किलोमीटर वो तैर रही है ना, तो दूरी कितना हुई? 4 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम तो उतना ही लग रहा है, 2 घंटे समय कहा है कि 2 घंटे में 2 से डिवाइड किया जाएगा इसको। x माइनस वाई बराबर 2 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 2। समीकरण 2 बन गया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 बना हुआ है। समीकरण 1 और 2 बना है, तो यहां से हम क्या करेंगे? देखिए अगर इसमें हम विलोपन विधि लगाएं तो y ये कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहां से हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। लिख दे रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 है और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x और ये x कितना हो जाएगा? 2x और 10 को 2 के साथ करेंगे तो 12 बन जाएगा। कैंसिल करेंगे 2 से कट जाएगा, ये x बराबर 6 आ गया। x का मान 6 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में 2 में रख दीजिए या फिर 1 में रख दीजिए, y का मान भी मिल जाएगा। 1 में रख दे रहे हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दिए। x का मान 6 है, x की जगह पर 6 रखेंगे। 6 प्लस वाई बराबर 10 हो गया। तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। y की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 6 आ गई। ये 6 और 4 है क्या? अब x हम क्या माने हैं? स्थिर जल में तैरने की चाल, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x माने हैं, तो स्थिर जल में तैरने की चाल कितना आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y कितना आ गया? 4 किलोमीटर। यहां से आपको x और y का मान निकाल के छोड़ नहीं देना, नहीं तो अगर पता लगे 6 नंबर का सवाल आया तो आपको यहां से 1 नंबर कट गया, 5 नंबर मिलेगा। आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से कि x का मान जो आया है
ये स्थिर जल में तैरने की चाल है, तो यहां पे लिखेंगे स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल, चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी आई है, वाई का मान जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, धारा की चाल भी निकाल ली है और स्थिर जल में तैरने की चाल निकाल ली, दोनों आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रूही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही है, यह 300 किलोमीटर की दूरी अपने घर जाने के लिए तय करती है, जिसे कुछ दूरी रेलगाड़ी के माध्यम से और कुछ दूरी बस के माध्यम से वह तय करती है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो वह 4 घंटे का समय लेती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा तय करती है तो 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष दूरी बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा बस की चाल ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी और बस की चाल निकालना है हमें, तो हमें देखिए जो निकालना होगा वही मानेंगे। सबसे पहले देखिए, एक रूही नाम की लड़की है जो अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करना है उसको। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करना है, दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के माध्यम से और शेष दूरी बस के माध्यम से तय करती है, तो वह 4 घंटे में अपने घर पहुंचती है। कहने का मतलब देखिए, टोटल 300 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है, इतना ही दूरी तय करना है ना, 300 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ये 60 किलोमीटर ट्रेन के माध्यम से जाती है, 60 किलोमीटर ट्रेन के माध्यम से या रेलगाड़ी के माध्यम से जाती है। और फिर देखिए, जब 60 किलोमीटर ट्रेन के माध्यम से चली जाएगी तो शेष दूरी कितना बचेगी, 300 में 60 माइनस करेंगे 240 बचेगी। 240 किलोमीटर की दूरी जो है ये बस के माध्यम से जाती है। ये तो एक कंडीशन हो गई। इस कंडीशन पर टोटल दूरी तय करने में इसे कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे का समय लग रहा है। समझ में आया। फिर उसके बाद यही 300 किलोमीटर की दूरी ये सेकंड कंडीशन पर बोल रहा है कि अगर 100 किलोमीटर इस बार ट्रेन से जाती, मतलब रेलगाड़ी से, और शेष दूरी बस से तय करती। शेष दूरी कितना बस से तय करेगी, अगर 100 रेलगाड़ी से जाएगी तो फिर शेष कितना बचेगी, 200 बचेगा। तो 200 जाएगी किससे, बस के माध्यम से। तब इसको कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट अधिक। 10 मिनट अधिक मतलब कि 4 घंटे तो लग रहे हैं, लेकिन 10 मिनट और लग रहा है। 4 घंटे प्लस 10 मिनट का टाइम लग रहा है। समझ में आया भाई कि अगर रूही 300 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर ट्रेन के माध्यम से और 240 शेष दूरी का 240 बस के माध्यम से तय करेगी, कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा टोटल दूरी तय करने में। इसको टोटल जो टाइम लगेगा। अब देखिए, अगर इसी दूरी को 300 किलोमीटर की दूरी को अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के माध्यम से जाती है और 200 किलोमीटर बस के माध्यम से जाती है, तब इसको जो टाइम लगता है वो 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट अधिक लगता है, इसका मतलब कि 4 घंटे तो ये लगते ही हैं, साथ में 10 मिनट और ज्यादा लगता है। तो अब देखिए, जैसे चाल दोनों की निकालना है, रेलगाड़ी और बस की, तो हम अलग अलग मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। 2023 की बोर्ड एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था, इस पर बेस क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहां से पहले मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल मान लेंगे, बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कुल दूरी अच्छा बताइए कितना है? कुल दूरी 300 किलोमीटर की है कि नहीं? क्योंकि टोटल दूरी उसे जो तय करना है 300 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो कुल दूरी कितना हो गई? 300 किलोमीटर हो गई। अब देखिए हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं यहाँ से। फर्स्ट कंडीशन जब पहले 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय और फिर शेष दूरी बस द्वारा तय कर रही है। शेष दूरी बस द्वारा जो भी शेष दूरी है 240 किलोमीटर शेष बचेगी। 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। तो दोनों टाइम जो लग रहा है रेलगाड़ी द्वारा और बस द्वारा, दोनों टाइम को हम जोड़ देंगे और जोड़ के 4 के बराबर दिखा देंगे। उसी तरह फिर अगली कंडीशन पर करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब रूही 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना लग रहा है? दूरी कितना है? 60 किलोमीटर की दूरी है और टाइम कितना लग रहा है? चाल कितना है? रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। इतना घंटे का समय लगेगा। समय का मात्रा घंटा हो जाएगा क्योंकि चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। जब रूही 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना लग जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 60 है और चाल कितना है? x है रेलगाड़ी की चाल, तो x से भाग दिया जाएगा। अब देखिए शेष दूरी बस द्वारा तय करेगी, है ना, तो शेष दूरी कितना बचेगी? शेष 240 किलोमीटर की दूरी बचेगी। शेष 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो जाएगी? 240 और चाल कितना है? बस की चाल कितना है? y है, तो इतना घंटे का समय लग जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई? देखिए आगे 60 बटे x घंटा जो टाइम इसको लग रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा और 240 बटे y घंटे के जो टाइम लग रहा है 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लग रहा है। तो ये बस द्वारा तय करने में लगा समय और ये ट्रेन द्वारा रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, दोनों जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 घंटे के बराबर लग रहा है। तो इन दोनों को देखिए, दोनों टाइम है, इन दोनों को जोड़ के 4 के बराबर दिखा देंगे यहां से। तो 60 बटे में आ जाएगा x प्लस 240 और बटे में ये हो गया y बराबर कितना? 4 घंटे के। ये फर्स्ट कंडीशन हुई। यहां से इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए ये तो एक कंडीशन हुई जब ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष 240 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय कर रही है, तब की कंडीशन हो गई। अब इसके साथ देखिए 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय कर रही है, तो 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं। सेकंड कंडीशन यहां लिख रहे हैं। सेकंड कंडीशन
किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी कितना है? 100 किलोमीटर की है और चाल कितना है रेलगाड़ी की? x है। इतने घंटे का समय लग जाएगा। ये हो गया इतना घंटा। 100 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 100 और चाल कितना है? x है। और 100 किलोमीटर जब रेलगाड़ी द्वारा तय करेगी तब कितना दूरी बचेगी? 200 किलोमीटर। तो इसका मतलब 200 किलोमीटर की जो दूरी तय करेगी वो बस द्वारा तय करेगी। यहाँ पे लिख देंगे 200 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे में चाल। दूरी कितना बचेगी? 200 और चाल कितना है? y है। चाल तो वही है ना भाई, चाल बस की y ही है तो y से भाग देंगे। इतने घंटे का समय लगेगा। अब देखिए ये जो 100 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करने में इतना टाइम लग रहा है और 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में 100/x घंटे का समय लग रहा है और बस द्वारा तय करने में कितना लग रहा है? 200/y घंटे का समय लग रहा है। अब ये दोनों जो टाइम है वो टोटल 4 घंटे प्लस 10 मिनट के बराबर होंगे, क्योंकि 4 घंटे का टाइम तो लग ही रहा है और उससे ज्यादा 10 मिनट का और ज्यादा टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 4 घंटे 10 मिनट के बराबर दिखाएंगे। यहां से लिख देंगे 100/x प्लस 200/y बराबर 4 घंटा प्लस 10 मिनट। ऐसे लिख देंगे इसको हम। तो 100/x हो गया प्लस 200 में y बन गया। ये 4 घंटा है तो 4 घंटा है, ये ठीक बात है। अब देखो इसको भी अगर हम घंटे में बनाए, मिनट को घंटा बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? मिनट को घंटा में बनाने के लिए हम 60 से भाग देते हैं। तो प्लस में 10/60 कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये अब टाइम जो है हमारा घंटे में टोटल बन चुका है। तो यहां से देखिए क्या कर देंगे दोस्तों, 100/x प्लस 200 में y बराबर, अब 6 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 6 चौको 24 और 24 एक 25, 25 में 6 आ गया। इतना ही हो गया। यहां हम x वाले को काट दें, x वाले को काटेंगे तो क्या करेंगे? यहां अगर 5 से गुणा कर देंगे, देखिए 5 से गुणा कर देंगे ऊपर अंश में, 5 से गुणा कर देंगे 6 पंचे 30, 300 बन जाएगा और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो ये 300 बन जाएगा। तो x वाला कैंसिल हो जाएगा, y का मान निकालेंगे फिर x का मान रख देंगे, मिल जाएगा। देखिए समीकरण यहां लिख देते हैं, समीकरण एक में 5 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1-2 करने पर, समीकरण 1 में देखिए गुणा कितने से कर रहे हैं? 5 से, और समीकरण 2 में कितने से गुणा कर रहे हैं? 3 से। तो 5 से गुणा करेंगे 300 और ये भी 300 बन जाएगा, ये 100 वाला कैंसिल। और घटा क्यों रहे हैं? समीकरण 1-2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए विलोपन विधि लगाएंगे तो निशान देखिए, जिसे x वाले को हम काट रहे हैं 60/x और 100/x को, तो निशान देखिए इन दोनों का प्लस में है। जब प्लस में होता है तो अगर हमको विलोपन विधि लगाना है तो निशान चेंज करना पड़ता है उसको काटने के लिए। तो यहाँ निशान चेंज करेंगे, तो निशान चेंज करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा। यहां से देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो हमारा ये कितना बन जाएगा? 300 और बटे में x बन गया और प्लस यहां से 3 से इसमें 5 से इसमें भी गुणा होगा तो 24 पंचे कितना होता है? 120 होता है और 1 0 ये आ जाएगा हमारा, और बटे में y बराबर कितना आ गया? 4 में जब 5 से गुणा किया जाएगा 4 पंचे 20 हो गया। अब यहां जब करेंगे तो 300 ये हो जाएगा और बटे में x बन गया और प्लस 2 तिहाई 600 बटे में y आ गया और बराबर 25, नहीं इसमें भी तो गुणा किया जाएगा ना 3 से, 25 तिया
75, 75/6 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे दोस्तों यहाँ से। तो हल कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो निशान चेंज करेंगे। यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि जब घटाया जाता है तो निशान चेंज किया जाता है। अब ये वाला माइनस 300/x है, प्लस 300/x, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, 1200 बटे में y और 600 बटे में y। देखिए हर दोनों का सेम है, तो 1200 माइनस 600 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 600, और बटे में y आ गया, बराबर यहाँ पर करेंगे 20। यहां से इसको काट लेंगे, यहाँ पे जैसे 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा हमारा 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 5 15, 25 बटे में 2 आ गया। तो ये 20 माइनस 25/2 आ गया यहाँ से। अब देखिए यहां से y का मान इधर निकाल लेते हैं, 600 और बटे में y बराबर 2 का यहाँ गुणा करेंगे, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, और 40 माइनस 25, और बटे में कितना हो गया हमारा 2 हो गया। 600 बटे में y बराबर यहां पे आ जाएगा 15/2 हो गया। अब देखिए जैसे 15 से इसको काटेंगे हम, यहां से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 15 से कैंसिल करते हैं, 15 चौको 60, और 1 0 आ गया यहाँ पर, और बटे में y बराबर 2 हो गया। 2 को नहीं 1/2 बचा यहाँ पे। देखिए 600 बटे में y हो गया, और बराबर 15/2 आ गया। 15 से इसको कैंसिल किया, 15 चौको 60, और 1 0 लग गया, 40 बटे y बराबर 1/2 हो गया। 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर जो आएगा 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y को क्या माने थे, y जो था हमारा, y था बस की चाल। बस की चाल कितना आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख देंगे तो x का मान मिल जाएगा कि नहीं हमें। अब y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं या 2 में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा y का मान समीकरण। इसके बाद फिर यहां से आपको देखना y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान भी आ जाएगा। 60 बटे में x हो गया प्लस 240, और बटे में y का मान कितना आया है, 80 आया हुआ है। ये कैंसिल करेंगे, 8 1 8, 8 3 24 हो गया, बराबर 4 है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए 3 उधर जाएगा, प्लस में है माइनस में चला जाएगा, तो 60 बटे में x हो गया, और बराबर 4 माइनस 3, तो आ जाएगा आंसर हमारा 60 बटे में x बराबर 1। x का यहां गुणा कर देंगे तो 60 बराबर x आ गया, x बराबर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुई, रेलगाड़ी की चाल, और बस की चाल कितना आई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधा 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपको बताए जा रहे हैं। ये आयताकार मैदान वाला भी क्वेश्चन 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आप लोग, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। एक आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई में अगर 2 मीटर की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। कहने का मतलब लंबाई 2 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 2 लंबाई को 2 कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल जो होता है वो 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 45
वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, दो कंडीशन दी हुई है यहाँ पर भी। एक कंडीशन है कि आयताकार मैदान है, जैसे ये मान लिए आयताकार मैदान हो गया, इसकी ये लंबाई होगी और ये वाली चौड़ाई। अगर लंबाई में दो कमी कर दी जा रही है, लंबाई मान लिए यक्स है, या ए भी मान लीजिए, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितना है, पहले लंबाई ए है, पहले टोटल लंबाई ए थी, इसमें दो कम कर दिए, चौड़ाई को मान ले रहे हैं बी थी, चौड़ाई में दो कम कर, चौड़ाई में दो बढ़ा दिए, तो चौड़ाई कितना हो जाएगी, जैसे लंबाई में दो कम किए तो मान लेते इतनी लंबाई हो गई, चौड़ाई में दो बढ़ा दिए तो ये चौड़ाई हो गई। तो अब चौड़ाई कितना हो जाएगी, b+2। इस कंडीशन पर जब क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट कंडीशन हुई कि लंबाई में दो कम कर दिया जा रहा है और चौड़ाई में दो बढ़ा दिया जा रहा है। तब इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो भी निकल के आता था पहले, उससे 10 मीटर ज्यादा हो गया। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। इस बार क्या किया जा रहा है, लंबाई में 2 की वृद्धि कर दिया जा रहा है, लंबाई में 2 वृद्धि कर दिया जाए, तो लंबाई पहले a थी, अब a+2 कर दिया गया, और चौड़ाई में कितना कमी कर रहा है, 3 की, तो चौड़ाई में 3 की कम कर दिया, तो चौड़ाई मान लीजिए b-3 हो गई, पहले b थी अब b-3, तब क्षेत्रफल क्या होगा, 45 मीटर स्क्वायर कम हो गया, 45 मीटर स्क्वायर कम हो जा रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, हम सवाल को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, माना आयताकार मैदान की लंबाई, माना आयताकार मैदान की लंबाई a मीटर लिख दे रहे हैं और चौड़ाई जो हुई, चौड़ाई को b मीटर मान ली। ओके, तो लंबाई a हो गई और चौड़ाई b मीटर हो गई। अब यहां से अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा a गुणे b, इसका मतलब ab, क्योंकि जो आयताकार मैदान है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई a माने हैं तो a हो गया, चौड़ाई b माने हैं ये b हो गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, ab हो गया। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट कंडीशन यहां पर लिखेंगे दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन की लंबाई में दो कमी करने पर और चौड़ाई में दो वृद्धि करने पर नई लंबाई और नई चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई में, लंबाई में दो कमी करने पर नई लंबाई, नई लंबाई, नई लंबाई क्या बन जाएगी, पहले a थी अब a-2 मीटर हो जाएगी, और चौड़ाई में दो बढ़ाने पर नई चौड़ाई क्या बन जाएगी, चौड़ाई में, चौड़ाई में दो वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर नई चौड़ाई, नई चौड़ाई, नई चौड़ाई कितना निकल कर आएगी, b+2, इतना मीटर, इतना मीटर आ गई। तब इसका अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो नया क्षेत्रफल क्या बनेगा, नया क्षेत्रफल जो होगा, पहले कितना था, पहले ए बी था, अब कितना हो जा रहा है, 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है, इसमें हम 10 जोड़ देंगे, ठीक है, 10 बढ़ जा रहा है। समझिए दोस्तों बातों को, आयताकार मैदान की लंबाई को a मान ली और चौड़ाई को b मान ली, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, a गुणे b, इसका मतलब a b हो गया। लंबाई में 2 की कमी की जा रही है तो नई लंबाई क्या बन जाएगी, a-2, और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर रहे हैं तो चौड़ाई कितना आ जाएगी, b+2 आ गई। तो नया क्षेत्रफल क्या बन जाएगा,
क्षेत्रफल जो है, जो भी क्षेत्रफल आ रहा है वो पहले आ रहा था ए बी, है ना, पहले था क्षेत्रफल हमारा ए बी, अब क्या हो जाएगा ए बी प्लस 10 हो जाएगा। अब यहां से देखिए नया क्षेत्रफल जो निकालेंगे इस लंबाई से और इस चौड़ाई से निकालेंगे, तो लंबाई ए माइनस 2 और चौड़ाई कितना है बी प्लस 2। ये जो होगा इसके अनुसार जो क्षेत्रफल आएगा वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, इसी क्षेत्रफल के बराबर। तो यहां से हम क्या लिखेंगे a माइनस 2, ये लंबाई हो गई, और गुणे में b प्लस 2, ये भी तो क्षेत्रफल ही होगा ना, ये क्षेत्रफल ए बी प्लस 10 के बराबर होगा, क्योंकि ए बी प्लस 10 कब आ रहा है, लंबाई में 2 की कमी और चौड़ाई में 2 बढ़ाने पर। तब ये लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे इन दोनों को, तो भी तो क्षेत्रफल ही हमारा निकल के आएगा ना, तो इसी के बराबर होगा ये क्षेत्रफल। यहां से गुणा कर दे रहे हैं, ए का बी में गुणा करेंगे ए बी हो जाएगा, फिर ए का गुणा करेंगे 2 में तो प्लस 2 ए बन गया, फिर माइनस 2 का बी में करेंगे तो माइनस 2 बी बन गया, और माइनस 2 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस 4 बन जाएगा, और बराबर आ जाएगा ए बी प्लस 10। ए बी से ए बी देखिए कैंसिल हो जाएगा, अगर इक्वल के दोनों बराबर के दोनों साइड में सेम चीजें होती है और निशान भी सेम होता है तो कैंसिल कर देते हैं। यहां से अब देखिए 2a माइनस 2b, 4 को राइट साइड भेज दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 10 इधर प्लस में, 4 भी उधर प्लस में चला जाएगा, तो ये बन गया हमारा 2a माइनस 2b बराबर 10 और 4 ये 14 बन गया। अब देखिए यहां से दोस्तों 2a माइनस 2b बराबर 14 हुआ। आगे देखिए यहां से अगर 2 से भाग कर दिया जाए इसमें तो a माइनस बी बराबर 7 बन जाएगा। ये सेकंड कंडीशन पर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि लंबाई में 2 मीटर, यहां मीटर लिखेंगे, यहां भी मीटर, यहां भी मीटर ही लिखना, मीटर लिखना बहुत जरूरी है। 2 मीटर की वृद्धि व चौड़ाई वृद्धि करने पर नई लंबाई अपनी निकल के आ जाएगी a प्लस 2 मीटर। अब ये सेकंड कंडीशन का इसके साथ नहीं लेना देना, फिर हम सब ऊपर ही जाएंगे। आयताकार मैदान की लंबाई कितना है a मीटर है, 2 बढ़ाया जा रहा है तो a प्लस 2 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई में 3 कमी की जा रही है तो 3 कम कर देंगे। चौड़ाई में 3 कमी करने पर, 3 मीटर की कमी करने पर नई चौड़ाई अपनी निकल के आएगी, नई चौड़ाई b माइनस 3, क्योंकि पहले चौड़ाई कितना थी, पहले चौड़ाई थी b, अब कितना आ जाएगी b माइनस 3 मीटर की चौड़ाई अपनी आ जाएगी। तो नया क्षेत्रफल जो हो रहा है, नया क्षेत्रफल कितना कम आ रहा है 45 मीटर स्क्वायर कम आ जा रहा है। पहले कितना था, पहले ए बी था, अब ए बी में 3 कम आ रहा है, तो नया क्षेत्रफल आ जाएगा, नया क्षेत्रफल जो आएगा वो ए बी माइनस 45, ए बी माइनस 45 मीटर स्क्वायर कम हो जा रहा है। पहले क्या था ए बी था, अब ए बी में 45 कम हो जा रहा है ना, तो ए बी माइनस 45 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये जो कम आया हुआ है क्षेत्रफल इन्हीं भुजाओं से निकालने के अनुसार तो आया ना, तो अगर हम इस भुजा की मदद से, इस लंबाई और इस चौड़ाई की मदद से जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो इतने के बराबर ही तो होगा ना, तो यहां से हम क्या लिखेंगे a प्लस 2 और b माइनस 3, लंबाई हो गया और ये गुणे चौड़ाई, तो इसी क्षेत्रफल के बराबर में ए बी माइनस 45। अब यहां से देखो a का b में गुणा होगा तो ए बी आ गया, और a का माइनस 3 में होगा तो माइनस 3 a, और प्लस अब 2 को करेंगे b में तो 2b बन गया, और 2 का माइनस 3 में 3 दूनी 6 आ गया, बराबर ए बी माइनस 45। अब देखिए ए बी से ए बी ये कैंसिल हो गया, माइनस 3a यहां पे है और प्लस 2b है, बराबर में इधर देखिए माइनस 45 है, माइनस 6 को भेजेंगे इस साइड में तो प्लस 6 बन जाएगा अपना, तो ये माइनस 3a हो गया और प्लस
2b हो गया, बराबर में आ गया -45 प्लस 6 को जब हल किया जाएगा तो ये घट जाएगा, 45 में 6 जाएगा, माइनस में 39 आ जाएगा, 39 6 45 होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे 2a माइनस 2b है ना, 2a माइनस 2b है, यहाँ ये माइनस में है और यहाँ पर ये प्लस में है। तो अगर हम इसको समीकरण यहाँ से 1 मान ले रहे हैं, यहाँ इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 को अगर हल किया जाएगा विलोपन विधि से, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो -2b और प्लस 2b ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a का मान मिल जाएगा, फिर b का मान भी निकाल लेंगे। तो लिख दे रहे हैं समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस में 2 हो गया। समीकरण 1 है 2a माइनस 2b बराबर आ जाएगा 14, और समीकरण 2 क्या है -3a प्लस 2b बराबर -39। यहाँ से हल जब किया जाएगा इसको तो -2b प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल हो गया, 2a ये प्लस में है, -3 है तो कितना आ जाएगा -a बराबर, इधर जब हल करेंगे -39 और प्लस में 14 है, यहाँ से जब हल करेंगे इसको तो आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा दोस्तों, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा अपना। लेकिन ये रहेगा कैसे माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ देखिए आप माइनस का निशान, ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा। तो a बराबर कितना आ गया 25 आ गया, और a का मान हम रख देंगे, a क्या थी लंबाई थी, इसको मीटर में लिखेंगे, a का मान 25 आ गया और b का मान निकाल लेंगे, b का मान समीकरण a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए तो b का मान भी मिल जाएगा। समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, का मान रखने पर तो 2 गुणे a का मान कितना आया है 25 माइनस 2b बराबर 14, 14 पॉजिटिव है यहाँ पे, हाँ पॉजिटिव है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, -2b बराबर ही हो गया 14, 50 उधर जाएगा माइनस बन जाएगा, -2b बराबर 14 माइनस 50 हो गया ये, -2b बराबर यहाँ देखिए, यहाँ से इसको घटाया जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बच जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, लेकिन ये किस में रहेगा माइनस में, माइनस यहाँ इसको कैंसिल करेंगे, 2 से जब कैंसिल करेंगे 36 को तो b बराबर आ जाएगा 18 मीटर। a और b दोनों का मान आ गया, a क्या है लंबाई है और b चौड़ाई है, तो कहेगा आयताकार मैदान की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई ही होता है, तो लंबाई आ गई 25 मीटर और चौड़ाई आ गई 20 मीटर, लिख देंगे यहाँ पर अतः आयताकार, अतः आयताकार मैदान की लंबाई कितना है 25 मीटर तथा चौड़ाई बराबर 18 मीटर। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन कोणों को ज्ञात कीजिए या उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब वही दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो इस सवाल को लगाने से पहले पहले हमको एक बात यह पता होनी चाहिए कि संपूरक कोण जो होता है वो दो कोणों का योग ही होता है। तो दो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है, ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संपूरक कोण का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 4 मार्क्स में भी पूछा गया है, और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्पी में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है। तो यहां से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मान लेते हैं बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को मान लेते हैं। यहां पे लिखेंगे माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x, तो छोटा कोण को मान ले रहे हैं छोटा कोण
y, बड़ा कोण को x से मान लिए, छोटा कोण को y से। तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो x प्लस y दोनों को जोड़ के 180 अंश के बराबर रख दिए। x प्लस वाई बराबर 180 हम कह सकते हैं। समीकरण 1 इसको मान ले रहे हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ा कोण जो है भाई छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर हम बात करें बड़े कोण को माने हम x से और छोटे कोण को y से माने हैं, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा है x वाला है। ये 18 किससे अधिक है y वाले से अधिक है। तो अगर देखिए इन दोनों को हमको बराबर करना है, यहां लिख देते हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर इन दोनों को हमको बराबर करना है, ये बड़ा वाला तो पहले से 18 डिग्री अधिक है, अगर हम y में 18 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, दोनों बराबर हो गया। ये 18 कम था, इसमें भी 18 जोड़ दिए, बराबर हो गया। अब देखो y को इधर लाते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 18। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को हल कर ले रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे प्लस y है, यहाँ माइनस y। समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं, विलोपन विधि से हल कर लेंगे, y कैंसिल हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। फिर किसी भी समीकरण में रख दिया जाएगा तो y का मान भी निकल के आ जाएगा। और x और y के जो मान है वही बड़ा कोण और छोटा कोण हुआ, वही दोनों संपूरक कोण का योग आ जाएगा हमारा। तो यहां से समीकरण 1 प्लस 2 कर ले रहे हैं, 1 प्लस 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 अंश है, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 18। यहां भी अंश ही लिख देते हैं, ये भी अंश 18 अंश अधिक है। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x x मिलकर आ गया अपना 2x हो गया, और 180 में जब 18 को जोड़ेंगे तो 198 आ गया। 2 से कैंसिल करेंगे इसको, x बराबर कितनी बार में कैंसिल होगा, 2 9 18, एक बचेगा, 2 9 18, 99 अंश का कोण आ गया, x का मान 99 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, y का मान आ जाएगा या 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस x का मान तो निकाल लिए हैं ना, 99 प्लस y बराबर 180, y बराबर 99 उधर जाएगा, माइनस 99 बन जाएगा, 180 अंश माइनस 99 अंश, ये हमारा बन जाएगा। y बराबर 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 17, 17 में से 9 जाएगा 8। तो ये आ गया कितना, 80 अंश का आ गया y का मान, और x का मान आ गया 99। देखिए दोनों को जोड़िए, 99 और 81 को जोड़िए, 180 के बराबर आ रहा है कि नहीं। दोनों कोणों का योग 180 अंश भी है, तो दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण कितना आ गया, बड़ा कोण आ गया हमारा 99, और छोटा कोण आ गया 81 अंश। तो बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों आंसर हमको मिल गए। तो ये संपूरक कोण वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। तो इस सवाल को जरूर लगाइएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। इसके साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के मैथ के पेपर तक आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो इसी तरह मिलती रहेंगी, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगली वीडियो आपको हम द्विघात समीकरण के ऊपर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।